इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का टॉपिक है। बहुत सारे कांस्टेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। जो रिसेंट तरीन हमारा कांस्टेंट है वो है केपीसी जी। मैंने टॉपिक में देखा था केएसटीएबी, तो वो है अगले चैप्टर का हिस्सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जो क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जाके मैं उसको पढ़ाऊँ। सुने जरा बच्चों, किस सवाल की बात कर रहा हूँ आपसे। कल आपको एक सवाल दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें केपीसी का कहीं ना कहीं जिक्र है। मैं उस सवाल को यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। देखते हैं कि वो आसान है कि मुश्किल है कि सही किया है कि आपने गलत किया है। सुन जी, आयोडीन इज फाउंड, सवाल आप सुन लीजिए, नोट्स में रेफरेंस दे दीजिएगा किस चीज का, कि टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां आप नोट्स में लिख दीजिए रेफर टू क्वेश्चन 3 ऑफ सेशनल 3। Iodine is found naturally in compounds in many different oxidant states. Iodine की क्या? Many different oxidation states. वैसे ये वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, लेकिन यहां किसके लिए बताई गई है? आयोडीन के लिए बताई गई है। ओके, कहता जी आयोडाइड आयंस I1 नेगेटिव रिएक्ट विद एसिडिफाइड H2O2 विद क्या? एसिडिफाइड मतलब H प्लस भी उसमें कहीं ना कहीं होगा, H2O2 टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर। इसका रिएक्शन लिखना है। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? कैसे रिएक्शन होगा जी? आयोडाइड रिएक्ट्स विद क्या? केपीसी के लिए हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं ऑफ सेशनल 3। और सवाल का आगाज कहां से होता है? सवाल के आगाज में कहीं आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाता है एसिडिफाइड H2O2 के साथ। और वैसे एसिडिफाइड तो मीडियम होगा ना या रिएक्टेंट होगा, ये तो मैं बाद में देखूंगा कि वो रिएक्टेंट है या मीडियम है। एसिडिफाइड मीडियम, मतलब वहां पानी भी होगा और वहां H प्लस के आयंस भी होंगे। क्या किया? टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर। क्या बना जी? I2 प्लस क्या? प्लस वाटर। अब ये जो I2 और प्लस वाटर है, क्या करें इसके लिए? इसको बैलेंस चैलेंज करना होगा। कहते जी जनाब साहब क्या करिए, राइट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। प्लीज टेल मी, जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं क्या ये उसकी आयोनिक इक्वेशन है या ये उसकी नॉन आयोनिक इक्वेशन है? कैसे नॉन आयोनिक है? आयोडाइड आयन है, वो अगर आयोडीन बनाता है तो मैं क्या करूं? मैं तो I2 ही लिखूंगा ना, कि उसकी आयन 1 नेगेटिव से किधर चला गया? 0 पे चला गया। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके, तो आयोडाइड 1 नेगेटिव से किधर चला गया जी? I2 पे चला गया। अच्छा, मतलब 1 नेगेटिव से 0 पे चला गया। ओके, एक फ्रेज ये चल रही थी। फिर जो उसमें H2O2 है, वो H2O2 किधर चला गया है? सर जी H2O2 जो है वो क्या बना गया है? वो हमारे पास वाटर बना गया है। अगर वो वाटर बना गया है तो वो एक रिएक्टेंट तो है ना, चाहे मॉलिक्यूलर हो। क्या हो? चाहे मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट हो, रिएक्शन का तो हिस्सा है, तो मैं उसको कैसे इन्वॉल्व ना करूं? तो मेरे पास तो रिएक्शन यही है भाई। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। मुसीबत यह है बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है भाई? कैसे बैलेंस नहीं है? सवाल वाला कहते हैं जी क्या करें? राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। और उस आयनिक इक्वेशन को क्या करना जरूरी है जी? बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस क्यों नहीं है? I1 नेगेटिव है, यहां पर I2 है, यहां पर H2 ठीक है, यहां पर O क्या है? 2 है, वहां O क्या है? वहां O 1 है। अब क्या करूं? क्या करूं भाई? एनीवन? 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं वो जैसे O लेवल या O लेवल में काफी हद तक अकड़ बकड़ बम्बे वो वाली बैलेंसिंग होती है, मतलब रैंडम बस बैलेंस करने के लिए ये 1 है वो 2 है, पता नहीं यहाँ 2 लिख दो, ठीक है, ये 2 है वो 1 है, वहां 2 लिख दो। फिर क्या करूं? अब एक और मसला चल गया है। वो क्या मसला चल गया है? वहां हाइड्रोजन कितने हैं, यहां कितने हाइड्रोजन? क्या करूं? बाकी कहां से लाऊं? वो एसिडिफाइड मीडियम के 2H प्लस यहां पर आ जाएगा, 2H प्लस भी यहां मेंशन कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि सवाल वाले ने क्या कहा है? उसने कहा जी इट्स नॉट जस्ट H2O2, व्हाट इज इट? इट वाज एसिडिफाइड H2O2। तो बहुत सारे लोगों ने शायद क्या मिस किया होगा? H2O2 को तो लिख दिया होगा, लेकिन चूंकि वो एसिडिफाइड वाली बात उन्होंने नहीं पिक की होगी, तो एसिड एज अ रिएक्टेंट उन्होंने नहीं लिखा होगा, H प्लस को एज अ
इज इट एसिड रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, जिस वजह से उनकी बैलेंसिंग में क्या हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, अब मैंने अभी भी आपको ओ लेवल के तरीके से कराया है, मैंने अभी भी आपको ए लेवल के तरीके से बैलेंसिंग नहीं कराई। कैन यू प्लीज टेल मी, एएस लेवल में इस तरह की बैलेंसिंग के लिए कोई टॉपिक था? एनीवन? रिडॉक्स, रिएक्शंस, इतना तो पढ़ा था ना हमने इसमें। रिडॉक्स का नाम हमारे सिलेबस में है कि वन ऑफ द स्पीशी अगर रिड्यूस होती है तो दूसरी स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी, मिसाल के तौर पर। अब मैंने उसके दो अलग अलग कर दिए। बताइए आयोडाइड को क्या हो रहा है, आयो 1 नेगेटिव से 0 पे, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, प्लीज टेल मी कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं? सॉरी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं? -1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मुसीबत यह है कि वो I2 लिखा है, तो अगर वो I2 लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए, और ये I1 लिखा है, क्या करूं? अगर यहां हाफ, या तो यहां हाफ लिख के बैलेंस कर दें, या क्या करें, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, या यूं लिखिए, या क्या करिए, साथ छोड़ें जी, उधर हाफ क्यों लिखते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लो, ये आपका ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन आ गया। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके, इधर आ जाए। यहां किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? आई होप यू नो, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? हाँ जी, यहां नॉर्मल ऑक्सीजन में क्या होती है? 2-, यहां क्या होती है? 1-। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी? 2-। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? 1-। क्या हुआ इसको? 1- से 2- और पीछे चला गया है, तो क्या बनू इसको? रिडक्शन हुई है। अगर रिडक्शन हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ठीक है। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो यू नो क्या एक एटम के साथ ये काम हुआ है, ये इसके दोनों एटम्स के साथ ये काम हुआ होगा? बताइए, इसके दोनों एटम्स के साथ ये काम हुआ होगा। तो अगर एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके 2 एटम्स, अगर इसके 2 एटम्स हैं, क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और फिर वाटर जैसा एक नहीं, वाटर जैसे 2 मॉलिक्यूल्स पैदा होंगे। एक तो बात ये वाली होगी। इसमें किसी को मसला है भाई? अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 काम कर दिए हैं। ऑक्सीजन स्टेट 1- से 0 पे गई थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट 1- से 2- पे गई, मतलब वो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये समझा दिया। फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ये समझा दिया। फिर वहां जितने लूज हुए यहां उतने गेन हुए, ये समझा दिया। अब एक नया मसला पैदा हो गया है। नया मसला क्या पैदा हो गया है? नया मसला ये है, यहां तो 1- लिखना मस्ट है। आई होप यू नो, यहां 0 नहीं लिखते होते, यहां 1- नहीं लिखते होते, यहां 2-। ये जस्ट अपनी हेल्प के लिए आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक चीज की कमी रह गई है। किस चीज की कमी रह गई है? हाँ जी, हाइड्रोजन का मसला रह गया है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और आयनिक इक्वेशन है तो कोई ना कोई और आयंस भी तो है मीडियम के अंदर। कौन कौन से? H पॉजिटिव वाले। आई थिंक मुझे H पॉजिटिव कहां लिख देना चाहिए? ये लो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। वो पहले भी H पॉजिटिव थे, पानी के अंदर भी क्या है? H पॉजिटिव ही है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। किसको मसला है इस बात से? हमने इस हिसाब से कहीं ना कहीं पिछले साल में हल्का फुल्का अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि एक चीज ऑक्सीडाइज होती है तो दूसरी चीज रिड्यूस होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ से गेन होते हैं। और अगर किसी हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने का मसला है तो पानी के अंदर कौन मौजूद है? रिएक्टेंट्स थे एसिडिफाइड, तो एसिड मौजूद है ना, तो एसिड को भी मेंशन करें। एसिडिफाइड सॉल्यूशन था तो एसिड तो ऑलरेडी वहां मौजूद था। एसिड भी क्या था? एसिड भी रिएक्टेंट था। एसिड का नाम नहीं लिखा तो मुझे नाम की जरूरत भी नहीं है। एसिड के नेगेटिव आयन की मुझे जरूरत नहीं है। वो क्या होगा? उसका स्टेटस क्या होगा? वैसे स्पेक्टेटर आयन का होगा। क्या स्टेटस होगा?
वो रिएक्टेंट से पहले जैसा था और रिएक्शन के बाद भी वैसे ही होगा, तो हाँ इसलिए उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसिडिफाइड का H+ वो जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। किसी को मसला इस बात से? दिस वाज द क्वेश्चन जो ना तो एनर्जेटिक्स का था, ना ये काइनेटिक्स का था, ना ये इक्विलिब्रिया का था। तो फिर आप सोचेंगे सर जी ये पेपर में था क्यों? बेटा जी पेपर में जो है ना सवाल कंपोज किया जाता है। सवाल कंपोज करने के लिए आपको मैंने बहुत दफा बताया कि A2 के सवालों में क्या होता है, AS की बात को इन्वॉल्व करके सवाल पहले डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो A2 तक जाने की कोशिश होती है। इस सवाल के 2 पार्ट्स थे एक्चुअली, मेरे पास जो आंसर की भी है उसमें उसने 2 पार्ट्स लिखे हुए लेकिन मैंने चूंकि एक ही पार्ट पढ़ाया हुआ था, वैसे दूसरा भी मैं सवाल पूछ सकता था। उसने सवाल लिखा व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दिस रिएक्शन। मैं उस तरफ नहीं गया कि रोल क्या है, मैंने वाला पार्ट कटवा दिया था कि नहीं यार अगर मैं रोल का डिस्कशन करूंगा तो एक तो सवाल बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, या सवाल बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा या सवाल किसी और तरफ निकल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ सवाल निकल जाएगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग है। तो बच्चा क्या सर जी ये तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ लिए। तो मैं कहा नहीं यार छोड़ो उसको, सिर्फ कितना पूछ लो, रिएक्शन तो उससे पूछ ही लेता हूं, इतना तो उसको काबिल होना चाहिए कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो अभी भी उधर ही जाए, इधर से नहीं मिलेगा, मिलेगा उधर से ही। तो वेट फॉर सर बाबा, बेटा किसी और को ढूंढने, मेरा टॉपिक ही नहीं है यार ये। इमरान साहब आपका भी काम है, सर आसिम आपका भी ये काम है, सर उसामा का भी ये काम है, सर बाबर का भी ये काम है, बस मेरा नहीं है। तो मेरे मत ना लगाएं बच्चे को, इसको लेके जाए यहाँ से, सर जी आप जाके हेल्प कर लें, सर इमरान हेल्प कर लें, जो भी करना चाहता है। मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, गौर से सुनिए, क्या समझा रहा हूं। हाँ कि मैं जब वो टेस्ट डिजाइन कर रहा था तो मैंने इसमें इस सवाल को क्यों छोड़ा, जस्ट बिकॉज एक तो इसका रोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है, मैंने कहा नहीं पूछना, मैंने वो मुझे नहीं चाहिए, वो वाला पार्ट मैंने काट दिया। कौन सा मुझे पार्ट चाहिए था, मैंने कहा रिएक्शन तो जरूरी आना चाहिए, बच्चे को रिएक्शन तो लिखना आना चाहिए, A2 में इस काबिल तो उसको होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन अगर लिखा है, थोड़ा सा इस वाली चेयर पे आ जाओ, चेयर ही छोड़ दो वहां से। अगर सवाल उसने आगे आयोडाइड का कंपोज करना है या आयोडीन का कंपोज करना है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का करना है, और उसने पहले सवाल में रिएक्शन पूछा है, क्या पता उसका अगले किसी पार्ट में कोई लेना देना हो, तो रिएक्शन मैंने नहीं काटा, इस उम्मीद के साथ कि A2 का बच्चा है, रिएक्शन तो क्या होगा लिख ही लेगा, इतना काबिल तो उसको होना चाहिए। केमिस्ट्री में एसिडिफाइड का मतलब क्या है, इसका मतलब तो उसको निकाल लेना चाहिए, जब फंसेगा तब निकाल लेना चाहिए, जब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे तब निकाल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन पता नहीं किससे बैलेंस हुआ और किससे बैलेंस नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया हुआ। बहरहाल आप में से सबको याद आ गया होगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, है जी। जरा ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा कीजिए, आप में से किसको लगता है कि सर हाँ मैंने H+ लिखकर कुछ बैलेंस कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 बस, बाकी ना मुर्गियां पकड़ने आते हैं तो बेटा पोल्ट्री फार्म जाएं, वहां जाके ये अंडे पकड़ें, अंडे बेचें। केमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है आपको कि जब आपको एसिडिफाइड का मतलब H+ होता है इसके ही नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग अपने हालात देख लें कि A2 का बच्चा है केमिस्ट्री का, उसको रिएक्शन ही नहीं हैंडल करना आ रहा, और ये इस वजह से मैंने वो टेस्ट में सवाल डाला है कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि आपको उतना ही आता है जितना मैं पढ़ाता हूँ, या दिमाग डब्बे में से बाहर भी आता है। पाकिस्तानी वो दिमाग पता नहीं क्यों डब्बे से नहीं निकलता, हालांकि डब्बे के अंदर ये सवाल, ये भी पुराने वाले पिछले साल के डब्बे के अंदर था ये सवाल। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। पहला तो पार्ट गया खड़े में, ओके। अब तो यहां से ही सवाल खराब हो जाता है बंदे का, क्या मुझसे तो रिएक्शन ही नहीं हैंडल हो रहा, तो मैं आगे क्या करूंगा। और इस सवाल के एक और मकसद भी ये था कि कहीं तो टेंशन दूं थोड़ी सी इसको, जैसे कैम्ब्रिज में ना कोई ऐसा सवाल आ जाता है और यार ये तो मेरा तैयार था ही नहीं, तो उसके बाद वो अगले पार्ट्स में सवालों के साथ क्या करता है, जो आते भी हों तब क्या होता है, अगला वाला पार्ट आपको आना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ। क्या लिखा, दिस रिएक्शन मिक्सचर, विच वन, दिस वन, इस मिक्सचर में कौन कौन है, आयोडीन है, पानी है, और अगर उनमें से कोई एक्सेस था वो बचा हुआ है तो वो जरूर होगा। इज शेकन विद क्या, इज शेकन विद साइक्लोहेक्सेन टू एक्सट्रैक्ट द आयोडीन। इस वक्त आयोडीन किस में है, पानी में है, इसको शेक करेंगे किसके साथ, साइक्लोहेक्सेन के साथ। तो साइक्लोहेक्सेन कौन होगा, सॉल्वेंट नंबर 2, वो पानी के साथ क्या होगा, इमिसेबल, उसमें से क्या निकलेगा, आयोडीन। आयोडीन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, सारी निकलेगी नहीं, थोड़ी सी निकलेगी, थोड़ी सी पीछे बच जाएगी। अब सवाल स्टार्ट होता है, कहते जी क्या करें, 15 cm³ of cyclohexane is shaken with 20 cm³ of an aqueous solution containing क्या,
containing iodine. Okay. 15 cm cube of what? Cyclohexane. इसको क्या किया गया? It was shaken with क्या जी? 20 cm cube of an aqueous solution containing iodine. Iodine का कौन? Aqueous solution का वॉल्यूम कितना बता दिया? 20.0 cm cube. Until no further change is seen. मतलब equilibrium is established. It is found that 0.390 क्या? कहां लिखा? Gram of iodine is extracted into क्या? Is extracted into the C6H12. इसमें कितना एक्सट्रैक्ट हो गया? 0.390 grams of iodine इसमें चला गया. टोटल था कितना? पता नहीं. The partition coefficient of iodine between this and this layer is 93.8 kpc. उसने मुझे बताया हुआ है. कितना? 93.8. ये 93.8 kpc किसके हिसाब से होगा? ये बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है. तो बहुत बड़ा किसके हिसाब से होगा? किसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है? आयोडीन की नेचर क्या है? पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है ना. तो नॉन पोलर चीजें किसमें ज्यादा डिसॉल्व होंगी? नॉन पोलर चीजों में. नॉन पोलर चीज कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर होगा. पानी क्या है? पानी पोलर है. तो मुझे लगता है मेरा वो जो डिसॉल्व होने वाला रिएक्शन है उसमें आयोडीन पहले किस में होनी चाहिए? एक्वियस में. फिर किस में जानी चाहिए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. इसी वजह से इसका केपीसी क्या होगा? 93 वैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? concentration of iodine in the organic solvent over concentration of iodine in the aqueous solution. Okay. अब करें तो क्या करें? आगे चलें जी. क्या निकालना है? Calculate the mass of iodine that remains in the aqueous layer. That remains in the aqueous layer. Aqueous layer में कितना बच गया? सर जी x बच गया. अच्छा वैसे टोटल था कितना? x प्लस 0.390. इसमें जो बच गया और जो उसमें चला गया वो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा. टोटल उसमें पूछा ही नहीं. क्या पूछा है? इसमें बचा कितना है? बस मुझे वो निकालना है. क्या करूं यहां? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन क्या है सीने? क्या सीने जी? कितना मैस है इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? 390. वैसे डिवाइड किससे करना चाहिए? एमआर से. दिया गया मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 15/1000 होल डिवाइड बाय यहां क्या होगा? x ओवर mr फिर डिवाइड बाय 20/1000. और इसमें से कौन सी चीज है जो हमारे काम की नहीं है? मतलब ये 1000 mr. पीछे क्या बचा भाई? 0.390 डिवाइड बाय 15 होल डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू क्या? आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा? कितना निकलता है? 4 10 पावर माइनस 5.54 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम्स. चलो जी. यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं. आप याद कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है? 5.54 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम्स. जी जनाब साहब ये आंसर है. हो जाएगा भाई? किसको मसला इस बात से? तो आई थिंक इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट वाज काइंड ऑफ इजी. इतना मुश्किल सवाल नहीं चल रहा जी. राउंड ऑफ 6.0 पे सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाँ किधर? 2 दिए हैं. किधर है? 20.0 लिखा हुआ है. ये तो मेरा सवाल है. तो अपने डेटा को देखें. आपका जितना डेटा है वो सारा 3 पे गिवन है तो 5.54 ही होगा. ठीक है. आगे चलें जनाब साहब. Suggest how the value of Kpc of iodine between hexane 2-on and water compares to the value given in A2. हाँ जी क्या सिचुएशन चल रही है? ये कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है उसका हिसाब चल रहा है. जब आपने आयोडीन को डाला था पानी और क्या बोलते हैं क्या नाम था ऊपर वाले का? साइक्लोहेक्सेन. तब Kpc था 93.8. अब वो कहता है जी आयोडीन को डालें किसमें? हेक्सेन 2-on में और वाटर में.
ये हेक्सेन 2 ओन का क्या सीन है? हेक्सेन 2 ओन होता है कौन है? कीटोन। कीटोन का क्या सीन होता है? C डबल बॉन्ड O। उनमें क्या होता है? पहले जरा मैं कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, यहां ड्रॉ करते हैं, सुने प्लीज गौर से। दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहां पे कितने? C4H कितने? 9। ऐसे होगा, चेक करें क्या नाम इसका, वही है, वो क्या बोलते हैं, हेक्सेन 2 ओन। 4 5 6 हेक्स हो गए, 2 ओन, दूसरे पे डबल बॉन्ड O आ गया। मुझे एक बात बता दीजिए, पोलैरिटी का कोई डिफरेंस समझाएंगे मुझे? C और O में कौन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, कौन पार्शियल नेगेटिव होगा? O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हेक्सेन 2 ओन जो है वो क्या है? पोलर है। और पानी भी क्या है? पानी भी पोलर है। अब अगर हेक्सेन 2 ओन भी पोलर हो और पानी भी पोलर हो, उन दोनों को अगर आप आयोडीन कौन में मिक्स करेंगे, क्या एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? ऊपर वाले केस में तो जब आपने पानी के साथ किसको मिक्स किया, साइक्लोहेक्सेन को, तो आपने देखा है केपीसी 93.8 छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इट मींस मेजॉरिटी 93.8% आयोडीन किसमें चली गई है, किसमें एक्सट्रैक्ट हो गई है, वो निकलकर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट हो गई है। इतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन क्यों हुई? आयोडीन खुद भी नॉन पोलर था और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी है, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब सिचुएशन क्या चल रही है, ये सवाल है हमारे एग्जैक्ट नोट्स का, क्योंकि नोट्स में आपकी आखिरी लाइन क्या लिखी हुई थी? पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स मोर इन नॉन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था ना। ये एक सवाल आ गया कि आपने क्या किया, आपने जब आयोडीन को एक्वियस से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से वाले में, कौन से वाले में जी? साइक्लो क्या हेक्सेन, जो कि क्या है, जो कि नॉन पोलर है, उसमें डाला, तो ये एक्वियस क्या होता है? एक्वियस मतलब क्या? वाटर। वाटर का सीन क्या है? वाटर इज पोलर। अब आयोडीन का सीन क्या है? आयोडीन खुद क्या है? आयोडीन खुद नॉन पोलर है, तो इसमें ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। किसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा? इसमें। जब इसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा तो क्या होगा? इस वाले रिएक्शन का केपीसी बहुत बढ़ाएगा। अब सवाल यह है कि अब केपीसी किसका निकालना है आपने? अब केपीसी निकालना है आपने किसका? आयोडीन इन एक्वियस में से किसके साथ? आयोडीन किसके साथ? अब अलग नाम है हेक्सेन 2 ऑन, क्या नाम है जी उसका? कहते जी अब दिस वाज वाटर, दिस वाज एक्वियस का मतलब है पानी में डिसॉल्व हुआ है। अब जो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हेक्सेन 2 ऑन है, उसकी शक्ल आपने देखी, वो भी क्या है? वो पोलर है। यहां एक्वियस में वाटर होता है, वाटर क्या है? वाटर भी पोलर है। तो अब एक बात बताएं, आयोडीन पहले भी क्या था? पोलर सॉल्वेंट में था। आपने दूसरा सॉल्वेंट भी क्या ले लिया? पोलर ही ले लिया है। तो जो आपका प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन वाला, क्या वो ज्यादा होगा कि कम होगा? कम एक्सट्रैक्शन होगी। तो अगर कम एक्सट्रैक्शन होगी तो केपीसी इसका कितना निकलेगा? आई थिंक इसका केपीसी कम निकलेगा। तो सवाल के नंबर कितने हैं? सवाल के नंबर हैं 2। 2 नंबरों में से पहला नंबर आपको किस बुनियाद पर मिलेगा? कहते सजेस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ आयोडीन बिटवीन हेक्सेन 2 ऑन एंड वाटर कंपेयर्स टू द वैल्यू गिवन इन ए पार्ट 2। पहला जवाब तो होगा इट वुड बी लेसर देन 93.8। जो अभी वाली है इट वुड बी दिस, नए वाले की जो बात है केपीसी वुड बी लेसर या लोअर। इस पे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। अब दूसरा नंबर हमें किस बात पे देना पड़ेगा? दूसरा नंबर देने के लिए क्या था? 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। दूसरा नंबर लेने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स देने। दूसरा 2 क्या आर्ग्यूमेंट्स? पहली बात ये कि हेक्सेन 2 ओन इज पोलर देन साइक्लोहेक्सेन, या यूं लिख दे हेक्सेन 2 ओन इज पोलर वेयरएज साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर। ठीक है, ये बात लिख दे। फिर कहता है ये लिख दे कि आयोडीन इज व्हाट? आयोडीन इज नॉन पोलर, सो व्हाट?
soluble more in cyclohexane, dissolves less in hexane 2-on। ये दोनों बातें लिखेंगे तब आपको दूसरा नंबर मिलेगा। कौन सी दूसरी बातें प्लीज जरा सुन लीजिए, क्या बोला मैंने आपको। पहले तो बता दिए केपीसी इज लोअर देन पिछला 93 पॉइंट, एक नंबर। अब बताएं, दो मसले चल रहे हैं, एक इनका कंपैरिजन दें कि हेक्सेन 2-on पोलर है और साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, आधा नंबर। फिर बताएं आयोडीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन में बीइंग आयोडीन बीइंग नॉन पोलर इज मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर साइक्लोहेक्सेन, whereas iodine being non-polar is less soluble in hexane, less soluble in polar hexane 2-on। इस तरह की बात कंपोज करेंगे तभी जाकर आपको क्या मिलेगा भाई, तभी जाकर आपको दूसरा नंबर मिलेगा। खैर मैं अगर मेरे पास एक बच्चे का जवाब लिखा मैं पढ़ देता हूं। पहले उसने लिखा इट वुड बी लेस देन 93.8, एक नंबर उसको मिल जाना चाहिए। फिर लिखा है एज हेक्सेन 2-on is more polar than cyclohexane, whereas iodine is non-polar and dissolves in non-polar solvents, due to which the ratio would decrease and the value of KPC would be smaller। ठीक है, आई थिंक दूसरा नंबर भी इसका मिल ही जाएगा क्योंकि इसने क्या लिखा है, लेकिन उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट आप प्रॉपर मेंशन कर देना चाहिए था। मैं इसको नंबर किस बुनियाद पे दे रहा हूं, हेक्सेन 2-on is more polar than cyclohexane, मतलब हेक्सेन 2-on is polar and cyclohexane is, आधा नंबर ही आ गया। फिर कहता है whereas iodine is non-polar, ठीक है, and dissolves in non-polar solvents, ये इसको सही तरह से कहना, dissolves more in non-polar solvents, that is कौन सा वाला, in this case कौन सा वाला, in this case cyclohexane। तो ये जुमला यहां जाके मुकम्मल होना चाहिए था। खैर बहरहाल आर्ग्यूमेंट डेवलप होता होता मीनिंग हमें क्लियर हो गया है तो हम आपको यहाँ पे दूसरा नंबर भी दे देंगे। आप में से और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर सकते जी। क्या कर दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं हो सकता, अपना सवाल बताइए और सवाल मुझे आपके समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं कि साइक्लोहेक्सेन में एक पर्टिकुलर अमाउंट दी उसने ना, और कौन सी अमाउंट पूछी, आयोडीन की पानी के अंदर अमाउंट पूछी। सवाल का स्ट्रक्चर समझाएं, शुरू में क्या हो रहा था, इनिशियली आयोडीन किस में डिसॉल्व थी, किस में, सवाल पढ़ें इधर आ जाए, आयोडीन किस में डिसॉल्व की थी, पानी में थी भाई। आयोडीन इनिशियली किसमें थी, पानी में ऑलरेडी मौजूद है। हाँ पानी में कितनी मौजूद है ये तो नहीं पता हमें। जब आपने उसको साइक्लोहेक्सेन के साथ शेक किया तो कुछ चली गई, कितनी चली गई, तो कुछ क्या होगी, पीछे बच गई, कितनी बच गई, एक्स बच गई, अननोन, वही मेरा अननोन है। सवाल अगर कहता टोटल कितनी है तो मैं क्या करता, फिर भी मैं ये ना करता, फिर भी मैं यहां एक्स ही लिखता, क्या यहां इतनी बची हुई है, एक्स प्लस दिस, एंड पे जाके दोनों को ऐड कर देता कि इसमें इतनी बच गई है, इसमें उतनी चली गई है, तो टोटल थी कितनी, ये भी थी और ये भी थी। आपने जो न्यूमेरिकल्स पीछे किए उसमें पता क्या होता था, वो बताता था कि इसमें टोटल इतने हैं, पहले बता देता था टोटल इतने, फिर वो कहता था बताओ इसमें कितने जाएंगे, तो हम यहां लेते थे क्या x, फिर यहां क्या लेते थे x माइनस 0.39 लिख देते थे, या जो भी टोटल माइनस 0.39। तो वो स्ट्रक्चर कुछ और है, ये स्ट्रक्चर कुछ और है। जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो कब होगा, जब आयोडीन में टोटल अमाउंट बता दी जाएगी। मिसाल के तौर यहां होता 0.390 टोटल, ठीक, कहता है इसमें बताओ कितनी एक्सट्रैक्ट होगी, तो हम कहेंगे कितनी x, फिर हम कहेंगे यहां बचेगी कितनी, वही जो टोटल था टोटल माइनस x यहां बचेगा। तो वो कुछ और सवाल है, ये कुछ और सवाल है। ठीक, आगे चलें जनाब साहब। लेकिन आई होप आपको इसका पार्ट 3 समझ आ गया होगा, जिसमें उसने कहा कि केपीसी को क्या करें, जो मेरा पिछला केपीसी है 93.8, उसको नए केपीसी के साथ कंपेयर करें, जो कि क्या होगा, लोअर होगा या हायर होगा। कैसे हमने डिसाइड किया लोअर या हायर होगा, बताएंगे कैसे डिसाइड किया लोअर या हायर होगा, पोलैरिटीज के साथ। तो हमारी स्पेसिफिकेशन थी एक कि वो क्या करेगा, वो पोलैरिटीज को बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेगा, कौन कहां सॉल्युबल कौन कहां नहीं सॉल्युबल। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, हो जाएगा, आगे चलें। फिर अगर हम आगे चलते हैं आगे, तो फिर दोबारा से वो क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज वाला सवाल है या मोल्स वाला सवाल है या कोई रिएक्शंस का सवाल है। मैं जाना चाहता हूं कि जनाब साहब इसके अगले किसी पार्ट में जहां KSP का सवाल है, इसमें है ना एक, और आगे जाएं जी। तो अगर आपने गौर किया हो तो उसने इस क्वेश्चन नंबर 3 में KPC भी दिया है, इसके एंड पे
KSP भी दिया है, इसके दरमियान में एनर्जेटिक्स भी डिस्कस किया है, इसी के दरमियान में कहीं ना कहीं शायद वो कैटलिस्ट का जिक्र हुआ है, तो काइनेटिक्स भी डिस्कस किया है, फिर इसी में उसने रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, रिएक्शंस वाज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही ज्यादा पूरे सेक्शन पे फैला हुआ है, इक्विलिब्रियम भी पूछ रहा है, एनर्जेटिक्स भी पूछ रहा है, काइनेटिक्स भी पूछ रहा है। एंड वैसे तो मैं एक यही सवाल देने लगा था कि यार मेरा तो काम खत्म हो गया जो मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन जस्ट मैंने वो KA और पता नहीं PH और उनको भी डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 भी डाल दिया गया। अदरवाइज क्वेश्चन 3 वाज इनफ टू एनालाइज क्या क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक्स, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं। बेटा ये पेज उठा के दे दें यहाँ। मैं इसके आखिरी पार्ट पे जाना चाहता हूं जहां पर KPC का कॉन्सेप्ट चल रहा है, KSP का कॉन्सेप्ट। कहते जी एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ HgI2 something like mercury iodide forms when mercury ions are added to potassium iodide aqueous। बिल्कुल होता होगा, पोटेशियम आयोडाइड एक्वियस में अगर आप मर्क्यूरी के आयोडाइड डाल दें तो कोई ना कोई कॉमन आयन इफेक्ट है, भी कुछ ऐसा फिनोमेना होता होगा। खैर जो भी है, कहता है जी द सॉल्युबिलिटी ऑफ HgI2 इज this grams per dm cube, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ HgI2। बड़ा टिपिकल सवाल है, क्या किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बता दी जाती है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दिया जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी पूछ ली जाती है। अगर इसकी सवाल है तो मैं इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा। एंड व्हाट ऑरेंज PPT, खैर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। HgI2 की बात हो रही है। आई होप यू नो कि HgI2 को हम कैसे कहते हैं, कि सॉलिड था, पानी छानी में डाला क्या बना होगा, Hg क्या 2 पॉजिटिव आयंस प्लस I1 नेगेटिव के 2 आयोडाइड नेगेटिव आयंस एक्वियस। और रिएक्शन को ऐसे नहीं सुनिए था, वो क्या बोलता था यार, वो हैलाइड्स के लिए क्या जमा था, aged people have कफ, aged was silver, people was lead, have was mercury है ना, mercury के halides are kind of insoluble या insoluble तो sparingly soluble, जिसका क्या गिवन होगा, निकालना होगा। क्या निकालना है जी, इसका KSP हमने निकालना है, निकाल लेंगे। इसका क्या दिया उसने, इसकी सॉल्युबिलिटी दी, कितनी है इसकी सॉल्युबिलिटी, 1.00 10⁻⁷ ग्राम्स पर, तो ये तो मास पर DM क्यूब वाली सॉल्युबिलिटी है। मुझे कौन सी चाहिए, मोल्स पर DM क्यूब वाली। वो कैसे करते हैं, मास को व्हाट इज द MR किधर, तो इसको क्या करूं, 450 4.4 से डिवाइड कर दें, प्लीज बताएं क्या आ जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, कौन सी वाली, वैसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसको, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। क्या आती है भाई, 2.2 के बाद थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2.20, तो क्या होगा मोल पर DM क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू 1:1, यहां भी क्या होगा 2.20 into 10⁻⁷ मोल पर DM क्यूब होगा। अकॉर्डिंग टू 1:2 यहां क्या होगा 4.40 into 10⁻⁷ मोल पर DM क्यूब होंगे। KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, Hg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I1 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, इसका और क्या, इसका स्क्वायर। तो यहां क्या करूं जी, अभी व्हाट इज मर्क्यूरी वाली की वैल्यू 10 पावर, इसकी वैल्यू 4.40 into 10 पावर, और उसका क्या, तो एक तो वैल्यू भी डबल है, उसके बाद ये हमने कहीं नोट किया हुआ था कि सर एक तो उसकी वैल्यू भी डबल होती है और उसका स्क्वायर भी होता है। तो जवाब क्या आ रहा है, हाँ क्या करूं 10 पावर -10, मैं चेक कर लेता हूं। (2.20 into 10 पावर -10 है जी, हाँ
सुने प्लीज। फाइनल आंसर इसका क्या आता है? 4.26 इंटू 10 पावर क्या? -29। 4.26 इंटू 10 पावर -29। यूनिट्स क्या होंगी? मोल का क्यूब, डीएम की पावर -9। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये एक पार्ट केएसपी वाला था, पीछे एक पार्ट केपीसी वाला था, उसके अलावा बाकी आपका जो भी है बेटा बहुत पुराना काम है, और पुराना काम मैं बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ जी भाई। अब ये तो मेरा मसला नहीं है बेटा, ये एग्जामिनर का और आपका मसला है, वो इस मसले का कोई ना कोई इलाज जरूर निकालेंगे। मैं 1000 से ज्यादा दफा बता चुका हूँ कि जब आपके सवाल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप भी क्या करेंगे, आपने जवाब में भी क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल